पेड़ के अंदर ये आग कैसे लगी हुई है? नहाने के बाद आपकी उंगलियां सिकुड़ क्यों जाती हैं? ये रहस्यमयी चमकने वाली चीज क्या है? और कैसे पता चलता है कि जिस सांप ने आपको काटा है वो जहरीला था या नहीं था? ऐसी फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग किस्से कहानियों को सुनने के लिए, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। फैक्ट नंबर 15, क्या आपने कभी सोचा कि अंटार्कटिका जो कि इतना बड़ा एरिया है बर्फ से ढका हुआ, उस बर्फ के नीचे क्या है? जब साइंटिस्ट ने हाईटेक इंस्ट्रूमेंट से ये चेक किया कि अंटार्कटिका के नीचे क्या है, तो जो मिला वो बहुत शॉकिंग था। अंटार्कटिका के नीचे जमीन बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि आज का हिमालय है। मतलब कि अंटार्कटिका के नीचे बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं जो आज की हिमालयास की तरह दिखती हैं, और ये पहाड़ियां लाखों साल से ऐसे बर्फ के नीचे दबी हुई है। फैक्ट नंबर 14, पुतले आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आपने कभी ऐसा पुतला देखा है जो हर समय चेंज होते रहता है? यह है वो पुतला जो हर समय मूव करते रहता है। यूरोप का एक देश है चेक रिपब्लिक, वहाँ का एक शहर है प्राग। प्राग में ये पुतला बनाया हुआ है। आपको नहीं लगता हमें भी कुछ ऐसे पुतले बनाने चाहिए? कब तक हम पत्थरों के बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते रहेंगे? इतनी सारी टेक्नोलॉजीज में हम एडवांस हो चुके हैं, तो अभी भी पुतले हम पत्थर की क्यों बनाएं? ऐसे क्रिएटिव पुतले तो इंडिया में भी होने चाहिए। फैक्ट नंबर 13, जब भी आप नहा के बाहर आते हो तो आपकी उंगलियों में झुर्रियां पड़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे बहुत ही खतरनाक एवोल्यूशनरी कारण है। आज से हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी और वो पानी में जाता था, तो बहुत बार ऐसा होता था कि नदी के पास वो डूब जाता था, और डूबने से बचने के लिए उसके हाथ में ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए थी। लेकिन शुरुआत में वो ग्रिप बनती नहीं थी, लेकिन बॉडी को समझ में आया, नेचर को समझ में आया कि टाइम के साथ साथ जैसे ही पानी में थोड़ी देर तक आपका हाथ जाए तो आपके हाथों में ग्रिप बनने लगे, ताकि आप खुद को बचा सको। आसपास कोई पत्थर या फिर कोई लकड़ी हो, वहां पर ग्रिप अच्छी बन जाए और आप अपने आप को पानी से बाहर निकाल पाओ। इसलिए एवोल्यूशन ने, आपकी बॉडी ने हजारों साल में काम किया है कि आपका हाथ जब भी पानी में ज्यादा समय तक रहे तो उसमें झुर्रियां पड़ जाएं, क्योंकि उससे ग्रिपिंग बहुत अच्छी बनती है। फैक्ट नंबर 12, आज से कई सदी पहले जब अलार्म क्लॉक का आविष्कार नहीं हुआ था, तो तब लोग उठते कैसे थे? उसके लिए उन्होंने बनाई थी एक ऐसी क्लॉक जिसमें रात को मोम की कैंडल जलती रहती थी, और कैंडल में हर एक घंटे के हिसाब से उन्होंने लगाए होते थे कुछ नेल्स। तो उस समय के लोग क्या करते थे कि सुबह उन्हें जितने बजे उठना होता था उसके हिसाब से नेल्स लाइन से लगी होती थी, वो नेल्स को वहां पे फिट कर देते थे और कैंडल को जला देते थे। और कैंडल की मोम जहां पर खत्म होती थी वहीं पर वो नेल नीचे गिर जाती थी, और नीचे उन्होंने एक प्लेट रखी होती थी, और इस गिरने की आवाज को ही वो एक अलार्म मान लेते थे। फैक्ट नंबर 10, ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है आज से हजारों साल पहले की। यूरोप के देशों को मसाले बहुत ज्यादा पसंद थे, और वो मसाले दुनिया को कौन देता था? इंडिया। लेकिन यूरोप के लोगों को ये नहीं पता था कि इंडिया है कहाँ पे, इसलिए वो अरब से वो मसाले खरीदते थे। तो मतलब यूरोपियंस और इंडियंस के बीच में जो अरब्स थे वो ब्रोकर का काम कर रहे थे। बीच में इंडिया से वो मसाले खरीदते थे और वो बेचते थे यूरोपियंस को, जिससे ये मसाले उन्हें महंगे पड़ते थे। इसलिए यूरोपियंस ने डिसाइड किया कि हमारे बंदे जाएंगे अब इंडिया की खोज करने के लिए। वो क्रिस्टोफर कोलंबस को, वास्को डी गामा को वहां से भेजने लगे, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ समय के बाद जब उनको इंडिया मिल गया, तो जो अरब के लोग थे जो बीच में ब्रोकर का काम कर कर पैसा कमा रहे थे, वो सारे साफ हो गए। और उसी तरीके से आज की तारीख में भी जो बीच वाला काम होता है, जो ब्रोकर का काम होता है, वो हमेशा रिस्क में होता है, वो कभी भी खत्म हो सकता है। और वैसे ही आज की तारीख में सेम चीज है बैंक। बैंक का कोई मतलब नहीं है, बैंक एक ब्रोकर है जिसका कोई काम नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पैसे दिए, मैं देने वाला हूँ, आप पैसे लेने वाले हो, ठीक है। बैंक का यहाँ पे केवल एक काम होता है, ट्रस्ट पैदा करना, कि नवीन की जेब से पैसे गए और आपकी जेब में पैसे आए। ये केवल ट्रस्ट बनाने का काम होता है। लेकिन केवल इस ट्रस्ट बनाने के लिए बैंक हमसे बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं और पैसे को कंट्रोल करते हैं। तो क्यों ना एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे हम बैंकों को ही हटा सके अगले 5-10 सालों में। और उसी टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, जहां पे दो लोगों के बीच में ना कोई सरकार आ सकती है, ना कोई बैंक आ सकता है। सुनने में आपको ये बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगले 15-20 सालों में जो बैंकों का फ्यूचर है वो बहुत खतरनाक तरीके से खतरे में है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में लोग बहुत बुरी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जहां पे लोग आपस में ही पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। बैंकों की कोई भी जरूरत नहीं है। थोड़ा लंबा पॉइंट हो गया। फैक्ट नंबर 9, ये फैक्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने मूवी देखी है पद्मावती? पद्मावती मूवी में जो रणवीर का कैरेक्टर है वो जैसा दिखाया गया है कि बिल्कुल लॉन्ग फेस है, लंबी नाक है, आपको क्या लगता है खिलजी असल में वैसा ही दिखता होगा? नहीं दिखता। असलियत में खिलजी बिल्कुल चाइनीज लोगों की तरह दिखता था, क्योंकि मंगोलियंस ही पुराने टर्क्स थे जो इंडिया में इन्वेड करने के लिए आए थे, इंडिया में हमला करने के लिए आए थे। इसलिए जो वहाँ के टर्क, जो उस समय खिलजी इंडिया में आया था, हमने मूवी में तो बिल्कुल हीरो की तरह दिखा दिया कि बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड, लंबा फेस है, लंबी नाक है, लेकिन असलियत में अलाउद्दीन खिलजी एक चाइनीज इंसान की तरह दिखता था।
फैक्ट नंबर 8, सांप दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं जहरीले, एक होते हैं बिना जहर वाले। लेकिन जब भी सांप किसी को काट लेते हैं तो वो डर के मारे ही मर जाते हैं, मुझे तो अब सांप ने काट लिया, अब तो मैं बचने वाला हूँ नहीं। तो बहुत सारे लोग डर की वजह से मर जाते हैं। लेकिन सांप के काटने को देखकर आप ये बता सकते हैं कि जो मुझे सांप ने काटा है वो असलियत में जहरीला था भी या नहीं था। तो आप इन फोटो से देख सकते हो कि अगर आपका निशान ऐसा बनता है तो वो बिना जहर वाला सांप था, लेकिन अगर वो ऐसा बनता है तो वो बहुत खतरनाक वाला सांप है, जहर वाला सांप है। फैक्ट नंबर 7, ये कहानी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। बात है साल 1816 की। फ्रांस की जो सरकार है वो जाने वाली थी साउथ अफ्रीका का एक देश है सेनेगल, तो उन्होंने एक शिप तैयार किया जिसका नाम था मेडूसा। ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये गारंटी है, ठीक है। तो उस शिप में लगभग 200 के आसपास लोग थे, जिसमें फ्रांस के आर्मी ऑफिसर्स थे और फ्रांस के आम लोग थे, जिनको कि फ्रांस की आर्मी वहां पे ले जा रही थी अफ्रीका में वहां पे बसाने के लिए। लेकिन फ्रांस से अफ्रीका जाने के सफर के दौरान क्या हुआ कि शिप का एक्सीडेंट हो गया और जो भी ऑफिसर्स थे वो अपने अपने इमरजेंसी बोट्स को लेकर वहां से निकल लिए और जो आम फ्रांस के लोग थे उनको उन्होंने शिप में ही छोड़ दिया। तो लगभग 150 लोग शिप में छूट चुके थे, ठीक है, और शिप डूबता जा रहा था। तभी उन्हें एक लकड़ी मिली जिस पर वो सारे के सारे 150 लोग बैठ गए। बहुत बड़ी लकड़ी थी। फिर उसके बाद जो अगले 13 दिनों तक हुआ वो जानकर आपको ये एहसास होगा कि इंसान अपना जीवन को बचाने के लिए, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए कितने क्रूर हो सकते हैं। शुरुआत में तो क्या हुआ कि जो लकड़ी के ऊपर खाना बचा हुआ था वो लोगों ने खाना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे जब खाना खत्म होने लगा तो उस लकड़ी के ऊपर जब बोझ बढ़ने लगा लोगों का, तो जो कमजोर लोग थे उन लोगों को उस लकड़ी से नीचे फेंक दिया गया, ठीक है। और उसके बाद जब कुछ दिन और बीते तो लोगों ने खाने की कमी से आत्महत्या करना शुरू कर दिया और उन्होंने नीचे जंप मारना शुरू कर दिया। उसके बाद जो कुछ लोग बचे थे वो इतने खतरनाक वाले निर्भक्षी हो चुके थे कि वो एक दूसरे इंसानों को मार मार कर खाने लगे। और ऐसी करके ये लकड़ी का हिस्सा लगभग 13 दिनों तक ऐसी समुद्र में घूमता रहा और 13वें दिन के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा शिप दिखा और शिप दिखने के बाद उन लोगों ने अपनी जानें बचाई। क्या लगता है 150 लोगों में से लास्ट में 13 दिन के बाद कितने लोग उस लकड़ी के ऊपर जीवित रह पाए होंगे, जिंदा रह पाए होंगे? 150 लोगों में से सारे लोग मर चुके थे, केवल लास्ट में 15 लोग बचे हुए थे। फैक्ट नंबर 6, ये फैक्ट आपको अपने कल्चर पर, अपनी सिविलाइजेशन पर गर्व महसूस कराएगा। देखो, 2 शब्द होते हैं, गॉड और गॉडेस, देवी और देवता, जिसे इंडिया में बोलते हैं। वेस्टर्न कल्चर में जब भी गॉड लिखा जाता है तो जी को बड़ा लिखा जाता है, और जब गॉडेस लिखा जाता है, देवी लिखा जाता है, तो जी को छोटा लिखा जाता है। लेकिन हिंदी में और संस्कृत में देवी और देवता में कोई अंतर नहीं है। तो इसके पीछे जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है कि जो मर्द हैं, जो गॉड हैं, वो गॉडेस से बड़ा है, मतलब कि मर्द औरत से ऊपर हैं। जो उनकी सिविलाइजेशन की थिंकिंग है वो ये बताती है, ठीक है। और वहीं एंशिएंट इंडिया में मेल और फीमेल इतने इक्वल थे कि देवी और देवता में हमने कोई भी स्पेलिंग में ऐसी ऊपर नीचे वाली चीज नहीं रखी है। लेकिन ये जो अच्छी बातें हैं ये सारी थी एंशिएंट इंडिया में। आज के इंडिया में लड़का और लड़की इक्वल नहीं है। आज के समय में मेल और फीमेल की इक्वलिटी को लेकर वेस्टर्न देश हमसे बहुत आगे हैं। फैक्ट नंबर 5, ये कहानी है इंडिया के एक ऐसे राजा की जिसके बारे में इंडिया की हिस्ट्री की किताबों में बिल्कुल पढ़ाया नहीं गया, और उस राजा का नाम था सुहेल देव। बात है साल 1020 की। आप सबको पता है कि मोहम्मद गजनी आया था इंडिया में। उसने इंडिया को 17 बार लूटा था, इतने सारे हाथी लेकर आया था और हर बार सोना लूट कर इंडिया से गया था। और उसके बाद जो अगला इन्वेडर इंडिया में आया था वो था मोहम्मद गौरी, लेकिन वो आया था अगले 150 साल के बाद। मतलब इन 150 सालों में कोई भी अगला इन्वेडर इंडिया में नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसके पीछे ये कहानी है। साल 1020 के बाद इंडिया में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सुहेल देव। साल 1020 के बाद मोहम्मद गजनी के बाद जो अगला टर्किश इन्वेडर इंडिया में आया था उसका नाम था गाजी सैयद। वो भी ये सोच के आया था कि वो भी इंडिया में आएगा और सब कुछ लूट पाट के चला जाएगा। लेकिन सुहेल देव ने इंडिया के सारे राजाओं को इकट्ठा किया और इस टर्किश लीडर को इतनी बुरी तरीके से हराया था कि उसके हर एक लास्ट सैनिक को जिंदा नहीं छोड़ा था। और ये देखकर टर्किश इतना डर चुके थे कि अगले 150 सालों तक उन्होंने पूरी दुनिया पर हड़कंप मचाया, पूरी दुनिया को जीता, लेकिन इंडिया में वो अगले 150 सालों तक वापस नहीं आए। तो राजा सुहेल देव और इस किस्से से हम ये सीख सकते हैं कि जब भी इंडिया के सारे लोग आपस में बिल्कुल इकट्ठा होकर लड़ते हैं विदेशियों से तो हम जीतते हैं, लेकिन जब जब हम आपस में लड़ते रहते हैं तब तब हम विदेशियों से हारते हैं और वो हमारे देश के अंदर आकर राज करते हैं हम पर ही।
फैक्ट नंबर 4, आप ये 2 फोटोज देख रहे हैं एक ही इंसान की। क्या लगता है ये कितने साल का डिफरेंस होगा इनकी एज में? इस वीडियो को पॉज करो और सोचो अपने दिमाग में, और जो भी दिमाग में आ रहा है वो कमेंट में लिख दो। इन दोनों लोगों की एज में जो देखने में डिफरेंस लगता है वो लगभग लगता है 20-30 सालों का, लेकिन इन दोनों फोटोज में डिफरेंस केवल 4 साल का है। और ये फोटो है नाजी जर्मनी की, जब वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ज्यूज को रखा जाता था और उनके साथ इतनी क्रूरता से बिहेव किया जाता था कि केवल 4 साल में ही इंसान ऐसे दिखने लगता था कि वो बुढ़ा हो चुका है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने केकड़े देखे हैं? कितने बड़े देखे हैं? 1 हाथ जितने बड़े देखे होंगे, 2 हाथ जितने बड़े देखे होंगे, लेकिन जो दुनिया के सबसे बड़े केकड़े होते हैं वो होते हैं जापान और चाइना में। ये इतने बड़े होते हैं कि 12 फीट तक लंबे हो सकते हैं, मतलब इंसान से 2 गुना बड़े हो सकते हैं। और बताने की जरूरत नहीं कि चाइना के लोग जैसे हर चीज को खाते हैं वैसे ही इसको भी खाते हैं, लेकिन इसका जो रेट है वो बहुत हाई होता है। इसका रेट होता है एक क्रैब का $3000, यानी लगभग 2 लाख रुपए से ज्यादा का। फैक्ट नंबर 2, आपने बहुत बार सुना होगा कि यूरेनियम से हम न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं, जिससे हम बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यूरेनियम को देखा है असली में कि उसका रंग होता कैसा है जब उसे खोजा जाता है जमीन के नीचे से? ये है वो वीडियो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूरेनियम देखने में कितना आकर्षक और कितना भव्य लगता है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी किसी पेड़ के ऊपर बिजली गिरते हुए देखा है? जब किसी पेड़ के ऊपर बिजली गिरती है तो ऐसा लगता है कि पेड़ के अंदर से आग निकल रही है, पेड़ को बिल्कुल वो बीच से फाड़ देता है। तो जो वीडियो की शुरुआत मैंने आपसे पूछा था कि इस पेड़ के अंदर आग कैसे लगी है, तो उसका आंसर यही है, तो इस पेड़ के ऊपर बिजली गिरी है, कोई जादू नहीं है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपसे बोलना चाहूंगा कि वीडियो में कुछ कमी है, कुछ बेकार लग रहा है तो मुझसे बताओ, वीडियो अच्छा लग रहा है तो दुनिया को बताओ, शेयर करो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। 2 लाख व्यूज़ भी नहीं पहुंच रहे, मेरा दिमाग खराब हो चुका है, ठीक है।